जय हिंद दोस्तों। तो आज हम क्या चालू करने वाले हैं, फिजिक्स का क्लास 9 का पहला चैप्टर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका फाउंडेशन बनाने के लिए और अच्छे से आप किसी चीज़ की भी तैयारी करेंगे आगे उसके लिए। तो फिर फाउंडेशन बैच का हम इसको नाम रखेंगे, इसकी सीरीज फाउंडेशन वाली होगी। तो पहला चैप्टर है मोशन, ठीक है, और वे फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो बहुत लोगों के दिमाग में आपके क्वेश्चन आते होंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की डिफिनीशन क्या है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज फिजिक्स चालू करने वाले हैं। 8th तक आपने जैसा भी पढ़ा, ठीक है, लेकिन 9th से सीरियस होकर पढ़ना है और आपको अच्छे से एक एक चीज़ को समझना है, क्योंकि 9th से ही आपकी जर्नी चालू हो जाती है कि क्या करना है तैयारी। यहीं से आप थोड़े डिसीजंस लेने लगते हो, आपका कहाँ इंटरेस्ट है यहाँ से पता चलने लगता है। तो सबसे पहले इसे फिजिक्स है, मोशन चैप्टर आज से पढ़ेंगे। तो उसमें फिजिक्स का मतलब क्या है, तो सिंपल सा जो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना है, मतलब जो हमारे नेचुरल फिनोमेना अगल बगल होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें जैसे आपके लाइट है ना, जैसे आपका सूरज है, ये कैसे, रेन कैसे होती है, साइकिल, वाटर साइकिल कैसे होती है ना, आप लोग देखते कैसे हो, आई साइट, सुनते कैसे हो, साउंड, ये सब आपका फिजिक्स में आता है। तो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना ये होते हैं आपकी सिंपल सी फिजिक्स की डिफिनीशन है, ठीक है। और हम लोग रहते किस में, फिजिकल वर्ल्ड में। ये चैप्टर क्लास 11th का होगा, ठीक है। तो आज हम पहले फोकस करेंगे मोशन में। तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और क्या करेंगे, जो हम कराते जाएंगे आपको पॉज करके नोट करना है, और कोई क्वेश्चन भी आए तो आपको वो भी पॉज करके करना है, फिर देखना है सॉल्यूशन। तो आप सब हेडिंग डालो, पहले चैप्टर का नाम क्या है, मोशन, ठीक है। तो मोशन देखो, मोशन सिंपल सी चीज़ है, मोशन माने चलना। अगर कहते हैं गति आपके पास हो ना, अगर हिंदी में गति हो या फिर चलना, सिंपल सी जो एकदम आम डिफिनीशन है। लेकिन मोशन को समझने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, जो आप ज़्यादातर एनसीईआरटी में पाओगे, आप यहाँ लिखोगे रेस्ट और यहाँ पर क्या लिखोगे, मोशन। यहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो रेस्ट क्या होता है, सिंपल सा पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब समय बीतता जाए और पोजीशन जो है चेंज ना हो। कोई है ऑब्जेक्ट आपका मास m, ठीक है, वो ए पॉइंट पे है, तो वो 5 सेकंड के बाद भी क्या, वो यही पॉइंट पे, ठीक है, 5 सेकंड आपके बीते, यहाँ पर 5 सेकंड बीते, ठीक है, और ये अपने ए पॉइंट पे है, ये जरा सा भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल। अब इसके आगे आप देखो, ये आपको समझ में आया, पोजीशन डजंट आपका चेंज ना, यहाँ चेंज लिखोगे, चेंज विद टाइम, बिल्कुल। उसके बाद अब मोशन जो है, मोशन का सिंपल सा, अब यहाँ से समझ में आया होगा, पोजीशन चेंजेस विद टाइम, मतलब जो आपकी पोजीशन है किसी भी चीज़ की। फिर एक एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लो मास यहाँ पर m रखा हुआ है ए पॉइंट में, तो 5 सेकंड के बाद वो कहाँ आ गया, आपके बी पॉइंट पे, तो इसने पोजीशन चेंज की कि नहीं, बिल्कुल। सिंपल सी डिफिनीशन यही है, मोशन आपका क्या है, पोजीशन चेंज इन पर्टिकुलर टाइम, इन विद टाइम या फिर इन इंटरवल ऑफ टाइम। 5 सेकंड, मान लो 0 से 5 सेकंड एक इंटरवल हुआ टाइम का, 0 से 5, वहाँ पर आपकी पोजीशन चेंज हो। मान लो आप ए पॉइंट पे हो, तो ए पॉइंट में ना रहो आप, जैसे उसमें क्या कहते हैं, आप जो उसमें देखोगे जो आपका कोऑर्डिनेशन वगैरह होता है, तो आप एक्स एक्सिस के 0.0 में हो, और 5 सेकंड के बाद आपने कुछ कवर की डिस्टेंस ना कोऑर्डिनेशन में, कुछ एक्स में चले कुछ वाई में चले, तो ये मोशन कैसा हो जाता है, ये प्लेनर मोशन हो जाता है, एक्स में भी चलेंगे वाई में भी चलेंगे। अभी अच्छे से सब कुछ हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अब मोशन चैप्टर जो है, इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ आप जानोगे, देखो ये चैप्टर जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर है, तो यहाँ बहुत सारी बातें नहीं आएंगी, तो सारा ध्यान आपको अपनी, मतलब क्या कहते हैं, आपको फ़ोन में लगाना है, अपना ध्यान एकदम यहाँ केंद्रित रखना है बोर्ड में, ठीक, सामने, कहीं इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं। इसके बाद 2 क्वांटिटी आती है, एक होती है आपकी स्केलर, ठीक है, हमने कहा ना, ये तो सिंपल सी डिफिनीशन आपको बताई मोशन की, ठीक है। अब मोशन समझना है तो क्या है, मान लो आप अपने घर में आराम से पढ़ रहे हो, तो ये आप जो है रेस्ट में हो, ठीक है, आपकी बॉडी जो है एक पोजीशन में, एक में है, एक जगह रुकी हुई है, ठीक है। और मान लो यही आप क्या कहते हो, अपने सुबह सुबह उठे और यहाँ से आप कहाँ गए, स्कूल तक गए, तो अब आपकी बॉडी चल रही है, ठीक है। अब ये चल रही है, रुकी कैसे, ये कैसे जाने, तो इसके लिए एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो जगह होती है जहाँ से हम चीज़ों को नापते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो आपका रेफरेंस पॉइंट आपका घर है, ठीक है, तो आप अपने घर से कहीं भी कुछ ट्रैवल करोगे तो आप क्या किस में होगे, आप होगे मोशन में। अपने घर में हो तो नहीं, अगर घर आपका मान लो, और मान लो आप अपने घर में, अपने बेड में, अपनी एक क्या कहते हैं, अपनी टेबल में, अगर आप उसको पोजीशन मानोगे, मतलब रेफरेंस मानोगे, तो आप अपने घर में कहीं भी वहाँ से जाओगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मोशन हो जाएगी। एक रेफरेंस पॉइंट से ही मोशन को समझ सकते हो, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर जैसे स्केलर, दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है स्केलर और एक होता है वेक्टर, ठीक है।
इनकी डीप नॉलेज आप सब 11th में जानोगे। तो स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर और वेक्टर होता है हमेशा क्वांटिटीज़ के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ स्केलर और वेक्टर में एज अ क्वांटिटीज़ को लोगे। क्वांटिटीज़ जैसे कैसी हुई आपकी मास, लेंथ, ये सब। तो स्केलर के लिए होता क्या, 2 पॉइंट। स्केलर जो इसमें आपको सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब समझना, ओनली मैग्नीट्यूड। कोई भी क्वांटिटी है तो इसमें स्केलर में हमको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी अगर कोई कहते हैं डायरेक्शन तो नो नीड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की आपकी कोई नीड नहीं, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है, इसमें मैग्नीट्यूड, पहला पॉइंट क्या, मैग्नीट्यूड भी चाहिए आपको, ओके, और आपका क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले आपका यही आता है कि इसके एग्जांपल्स वो कैसे समझे हम लोग, ठीक है। तो एग्जांपल देखो सिंपल सा, दोनों के एग्जांपल बहुत मेन है। जैसे एग्जांपल बहुत सारी क्वांटिटीज आप लोग 8th क्लास तक पढ़ के आए होंगे। जैसे पहला तो मास हो गया, मास का मैग्नीट्यूड जो होता है, जैसे मान लो किसी का मास 5 kg, तो बस यही मैग्नीट्यूड है, कितनी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड माने कितनी वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद मास हो गया, ठीक। अब क्या हो सकता है आपका, वॉल्यूम हो सकता है। भाई वॉल्यूम की डायरेक्शन हमको चाहिए, मान लो हमने कह दिया ये भाई जो बोतल है वो 200 ml की है, तो इसका वॉल्यूम है। अब वो उसकी डायरेक्शन क्या हो, 200 वॉल्यूम कहाँ पर है, इस नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, ये सब कोई नहीं पूछता। 200 ml बोतल बस है, बस, ठीक। वैसे मास है, ये मास रखा है, जैसे मान लो ये मार्कर का मास है। अब ये मार्कर का मास है 5 kg, अब ये कहाँ पर है, या मतलब 5 आपका कितना 50 ग्राम मान लो जितना भी, तो ये कहाँ पर है, इससे कोई मतलब नहीं, मास इसका है बस फिक्स है, इसकी डायरेक्शन से किसी को कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आपका एनर्जी, एनर्जी किसी के अंदर होती है, आप पूछते हो किस डायरेक्शन की एनर्जी है, कभी नहीं पूछोगे। ये चीज़ें हो गई। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, कभी डायरेक्शन नहीं पूछी जाती, ठीक है। और आपकी चीज़ें क्या हो गई, आपका इसे वर्क हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब डायरेक्शन की ज़रूरत किस में होगी, सबसे पहले आपकी वेलोसिटी में, ठीक है। वेलोसिटी में होती, एग्जाम्पल है ना इसके डायरेक्शन के। फिर आपके फोर्स में, अभी बताएंगे कैसे, फोर्स में। फिर आपकी किस में होती है, एक्सेलरेशन में, ठीक है। और फिर आपके इसमें से एक प्रेशर भी आ सकता है, ठीक है। प्रेशर जो होता है वो यूनिफॉर्म लगता है हर तरफ से, हर साइड से, हर डायरेक्शन से, तो उसकी भी आप कोई डायरेक्शन नहीं बताते हो, ठीक है। अब देखो जो वेलोसिटी है ये कैसे है, वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है। अभी वो सब चीज़ें आगे आएंगी, बस अभी हम वेक्टर समझ रहे हैं। तो वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है, और डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, इनिशियल से फाइनल ले जाना, ठीक है। एक फिक्स डायरेक्शन होती है। वैसे फोर्स की एक डायरेक्शन फिक्स होती है कि आपने कहाँ फोर्स लगाया, पूछते हैं कि नहीं भाई, लेफ्ट में लगा रहे हो फोर्स की राइट में लगा रहे हो, समझ रहे हो ना। पुश और पुल होता है, पुश आप अपनी तरफ क्या कहते हैं, पुल आप अपनी तरफ करते हो, पुश आप आगे धक्का देते हो, यही होता है ना। तो इसमें डायरेक्शन मेन होती है। वैसे एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से निकला है, तो इसमें भी आपको डायरेक्शन चाहिए, सिंपल सा, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या आता है, इनके बाद जो टॉपिक आता है, जैसे आपने क्या देखा, ये रेस्ट देखा और ये क्या देखा, मोशन देखा। तो इनसे रिलेटेड अब क्वांटिटीज़ पढ़ी जाए। जैसे पहली क्वांटिटी है आपकी, है ना, हम लोग बना के चलेंगे कि समझ में आए। जैसे पहला आप लिखोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, साथ साथ में नोट करते चलना है। तो यहाँ डालोगे डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ क्या डालोगे, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन पहले हम डिफिनीशन लिखें। डिफिनीशन इसकी क्या होती है, सिंपल सी, है ना, टोटल लेंथ कवर्ड, है ना। टोटल लेंथ से अच्छा वर्ड अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो टोटल पाथ, लेंथ भी गलत नहीं है, लेकिन टोटल पाथ लिखो, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आगे लिख लोगे, इतना तो है नहीं, डिस्टेंस की डिफिनीशन के आगे पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसमें एक मज़ेदार चीज़ होती है, इसका जो पाथ होगा हमेशा स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसका पाथ जो होगा ऑफ एनी शेप, ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी शेप, डिस्टेंस किसी भी शेप का हो सकता है, तो ऑफ एनी शेप, ठीक है। ये हमने डिफिनीशन लिख दी। अब तरीका जो बताएंगे उससे आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। देखो सिंपल सा, कुछ भी नहीं, ये भी आप लोगों ने नोट किया होगा, ठीक है। साथ साथ में नोट करते चलना है, ठीक है। जहाँ जैसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर कुछ रफ होने वाला है तो आपको नोट करके चलना है, ठीक है। अब देखो मान लो ये आपका पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी है, ठीक है। हम लोग पता 11th वगैरह के भी लेक्चर लेते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत बार बताएंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर तो देखो नॉलेज अच्छी खासी मिलेगी, बस 11 में क्या होगा, इससे ये आपका बेस जो है वो मजबूत हो रहा है। 11th में क्या होगा, इसी के ऊपर और ब्लॉक हम लोग रखते जाएंगे। तो अभी ये बेस की तैयारी है। तो देखो ये जो है ए से बी जाने का पहला पाथ जो है हमारा ये ए, इसको 1 पाथ कहेंगे। दूसरा पाथ जो है हमारा ये 2 है। तीसरा पाथ जो हमारा स्ट्रेट लाइन है 3 है, ठीक है। और एक पाथ ऐसे है जिसको हम कहेंगे ये जिगजैग मोशन ना, एक ये हाफ जिगजैग मोशन होता है, ये आपका पूरा जिगजैग मोशन होता है, ठीक है, एकदम जेड बनना, ठीक है। तो ये आपका 4 हुआ, ठीक है। अब देखो अच्छे समझना, हमने कहा था टोटल पाथ कवर्ड, मतलब कितना पार्ट कवर्ड हुआ है, मतलब कितना चले हो ए से बी तक। तो भाई ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, मतलब 1 भी डिस्टेंस है, 3 भी डिस्टेंस है, इसको नाम नहीं दिया ना बीच वाले को 5, ये भी डिस्टेंस है, 2 भी डिस्टेंस है और 4 भी डिस्टेंस है। अब समझ गए होगे कि हमने सीधे से लाइनिंग क्यों नहीं की, ठीक है। देखो पांचों जो हैं वो डिस्टेंस तो हैं, क्योंकि हमने कहा था टोटल पाथ कवर्ड। तो भाई टोटल पाथ तो ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है और ये भी कवर्ड है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ इसमें जो है और स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारा 5 है। तो 5 जो है वो साथ साथ में डिस्टेंस तो है, साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। ये सिंपल से, अब यहाँ से कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो यूनिवर्सल ट्रू है, यूनिवर्सली ट्रू है। ये रिलेशन बहुत बार पूछा गया, ठीक है, आपके CBSE वगैरह में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये अच्छे से देखना, ठीक है, मतलब स्कूल टीचर वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, लॉजिक से भी बताएंगे, ये नहीं कि केवल हटवाना है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिखोगे आप डिस्टेंस, ठीक। इनके बीच में रिलेशन जो हमेशा ट्रू है, यूनिवर्सली ट्रू है, ठीक है वो। अब देखो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस हमेशा इससे बड़ा रहेगा, ठीक है, हमेशा इससे बड़ा रहेगा। लेकिन एक यहाँ पर केस देखते हैं 5 वाला, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो गया, तो हमेशा नहीं हो सकता है ना। मतलब देखने में तो ये लगता है कि डिस्टेंस तो बड़ा ही होगा, लेकिन एक केस अभी हमने देखा कि ये नहीं हो सकता। तो आप इसके साथ बस एक इक्वल का साइन लगा दो। एक केस आता है यहाँ पर, ये जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, जब डिस्टेंस का स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तब आपका जो डिस्टेंस है, अब याद रखना जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन मोशन में भी कभी कभार आपके इक्वल नहीं होते। क्यों? ये पता क्या करेगा, ये आगे जाएगा इतना और फिर उतनी जगह आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये तो अपनी जगह से कहीं हिला ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जो है इसका डबल होगा। तो हमेशा नहीं ट्रू है, इसलिए ये आपका इक्वल के साथ ये लगा दो। अब ये जो चीज़ है ये हमेशा ट्रू है, ये भी हमेशा नहीं ट्रू है, ये भी हमेशा नहीं ट्रू है, लेकिन इन दोनों को साथ में लगा दो, मतलब डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा ट्रू होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और इसकी एक डिफिनीशन शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको कहते हैं कि इनिशियल से फाइनल की डिस्टेंस, इसको ये भी कहते हैं ना, इनिशियल से फाइनल की डिस्टेंस, बस, ठीक है, सिंपल सा। मतलब इनिशियल से माइनस साइनस कुछ नहीं करना, इनिशियल से फाइनल कितना चला, बीच में इतना सब ना देखो, इनिशियल ये है, फाइनल ये, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल दो, बस वही हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट आपका होगा। अब इसमें जो एक क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन देखो, नोट करते जा रहे हो ना। क्वेश्चन एक जो है आपका NCERT का ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा गया है, मतलब बहुत बार जो ओलंपियाड तक का एक बार ओलंपियाड में भी पूछा गया था ना। आप बहुत लोग 9th में हो तो ओलंपियाड देने जाते होगे, मतलब या फिर अब की बार दोगे ना, ओलंपियाड तो हुआ करते हैं। तो भाई इसमें क्वेश्चन सिंपल सा है, ये 10 मीटर की डिस्टेंस है, एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की फील्ड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो फार्मर है, वो फार्मर है या फार्मर का बच्चा है, कुछ भी आप समझ लो, तो वो क्या करता है, एक राउंड जो है पूरा इसका, यहाँ से A B C D यहाँ तक पूरा A में आने के उसको कितना टाइम लेता है, 40 सेकंड, ठीक है, 40 सेकंड लेता है, ठीक है, इतना होता है एक राउंड लेने के लिए। बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। और लेकिन वो ट्रैवल कितना करता है, वो कितनी देर चलता है, 2 मिनट 20 सेकंड, इतना चलता है, ये चलता है। तो आपसे इसमें बस इतना कहा है कि हमको ये बता दो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी, बस ये क्वेश्चन है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं, ठीक है। 40 सेकंड में एक राउंड हो जाता है, 1 राउंड कितने में होता है, 40 सेकंड में 1 राउंड। भाई देखो, राउंड हमेशा सर्कल को नहीं कहते, राउंड चीज़ जो एकदम क्या कहते हैं, जो बंद हो चारों तरफ से, उसको भी राउंड कहते हैं। कभी ये ना हो ना कि सर्कल ही हमेशा राउंड होता है, ये नहीं है। राउंड मतलब जो चारों तरफ से बंद हो वो राउंड हो गया, ठीक है। तो 40 सेकंड में वो कितना चलता है, एक राउंड, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। और टोटल कितना चला है आपका, 2 मिनट 20 सेकंड, यानी कि कितना उसने चला है, कितनी देर तक चला है, 140 सेकंड। भाई 1 मिनट में 60 होते हैं और आपका टोटल 140 सेकंड हुआ, ठीक है। आपसे कहा क्या है, हमको बता दो 140 सेकंड के बाद कितना उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, क्या बता देना हमको, डिस्प्लेसमेंट। बस ये क्वेश्चन है सिंपल सा, ठीक है। इतना सिंपल भी नहीं है, 9th क्लास के बच्चों के
ये इतना सिंपल भी नहीं है। अब आप यहाँ से देखोगे तो समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है केवल, ठीक है भाई। 40 सेकंड में एक राउंड करता है, ठीक है, तो 80 सेकंड में कितने राउंड होंगे? 2 राउंड होंगे कि नहीं? देखो 40 में 1 तो 80 में कितने हुए? 2। आपको ऐसे लिखना होगा, 40 में 1 तो 80 सेकंड में कितने हो गए? 2 राउंड, ठीक है, 2 राउंड ऐसे लिखना होगा। फिर आप लिखोगे 120 में कितना हुआ? 120 में हुए 3 राउंड। ये ऐसे लिख के भाई बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब आप देखोगे 140 में से कितने सेकंड चले गए आपके कितने? 120 सेकंड। यूनिटरी मेथड है, इसमें कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं लग रहा, आगे लगेगा तो देखेंगे, ठीक है। अभी तो यूनिटरी मेथड चला। 120 सेकंड में कितना? 3 राउंड हो गए यहाँ। अब बचा कितना? 20 सेकंड। और यहाँ से देख के पता चल रहा है कि एक राउंड जो लग रहा है वो कितने में लग रहा है? देखो एक राउंड जो लग रहा है वो कितने में लग रहा है आपका? वो लग रहा है 40 में। तो आपका 140 में कितने लगेंगे? 3.5 राउंड। भाई आधा कर दिया तो ये राउंड भी 4 नहीं होगा, अब 3/1, ये 3 राइट 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको कहेंगे 3.5, इसको सिंपल सा हिंदी में। तो अब यहाँ देखोगे हाफ कितना हो सकता है? A से B, B से C, बस यहीं रुक जाएगा, बिल्कुल। अब पता है बहुत लोग तुरंत यहाँ पर जो अच्छे से नहीं देख रहे हैं अभी तक लेक्चर, तुरंत 20 आंसर लिख देंगे कि 20 आंसर नहीं है, हमको डिस्टेंस नहीं निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होती है ये होती है डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट। ये मेरा स्टार्टिंग का पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये चीज़ तो होगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, ये 10 है, ये 10 है, यहाँ पर स्क्वायर का ये 90 होता है, तो ये निकालना है। भाई देखो बहुत लोग को कहो वैल्यू पता हो, लेकिन हमें सबको लेके चलना है, तो आप यहाँ पाइथागोरस लगाओगे, इसको h मान लो, इक्वल टू आपका कितना? इन दोनों के इक्वल यानी कि p² प्लस h प्लस b², यही तो होता है। सॉल्व करोगे h² इक्वल टू कितना आएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब ये तो सॉल्विंग है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस होता है। अब ये जो है तो इसके ये अगर इसको 90 माना तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया? सामने वाला जो होता है वो ये आपका क्या वो हो जाएगा 90 डिग्री, और ये आपका क्या हो गया? कुछ भी मान सकते हो, इसमें वो नहीं है, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस या फिर ये बेस, ये परपेंडिकुलर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ कोई एंगल तो लिया ही नहीं ना हमने, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल लिया ही नहीं, तो किसी के भी मानो। तो देख रहे हो दोनों की वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 आया यहाँ पर भी 100 आया, ठीक है। ऐड किया आपने, h² इक्वल टू कितना आ गया? 200 आ गया, ठीक है। अब इसकी जब वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आएगी? दिख ही रहा है, सिंपल सा है। 10 जो है इसमें कॉमन हो सकता है, जब इसको आप अंडर रूट लगाओगे, अंडर रूट 200, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? 10 का स्क्वायर होगा कि नहीं? इंटू 2 कर सकते हो, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 बाहर हुआ, अंडर रूट 2 आ गया। समझ में आ रही कि नहीं बात? इसको ऐसे तोड़ना है, 10 का स्क्वायर कर सकते हो, इसको इंटू 2 करो, 200 ही तो आ रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया? 10√2 मीटर आ गया आपका ये h, और यही हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यही आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब इसके बाद जो आता है आपका क्या? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसे हम लोग देखते हैं। आप ये नोट करो, अब देखो क्या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये अच्छे से हमको समझना है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या डालोगे? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ आप क्या डालोगे? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छे से समझना है बिल्कुल ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में सिंपल सा देखो, मोशन कर रहा है मतलब बॉडी चल रही है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा आपसे कहते हैं जो आपकी डिस्टेंस हो वो इक्वल कवर हो इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम, ठीक है। इट इज अ मोशन लिखोगे, इट इज अ मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जब आपका समय जो है उसका अंतराल सेम होगा तो आपका जो है दूरी जो होगी वो आपकी सेम होगी, सिंपल सा। उसके बाद आपका क्या आता है? ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं है, इट इज अ मोशन इन विच अनइक्वल डिस्टेंस, बस क्या करना है? अनइक्वल लिखोगे यहाँ पर, इट इज मोशन इन विच अनइक्वल डिस्टेंस कवर, ठीक है। समझ तो पूरा गए हो, लेकिन लिख दे रहे हैं। बहुत लोग क्या पता है स्क्रीनशॉट लेते हो। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। समझ में आया कि बात? अच्छे से, ठीक है। अब देखो इनके एग्जाम्पल क्या, मान लो कोई बॉडी है वो 5 सेकंड में 5 मीटर चल रही, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 5 मीटर चली, फिर अगले 5 सेकंड में वो फिर 5 मीटर चल रही, तो वो यूनिफॉर्मली चल रही है, ठीक है। लेकिन यही कहीं दूसरी बॉडी है वो क्या कर रही है? वो
5 सेकंड में 5 मीटर, लेकिन फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर वो एक्सेलरेट कर रही, फिर वो अगले 5 सेकंड में आपकी क्या कर रही है, वो 15। तो ये ऐसे ऐसे बढ़ते जा रही है। कुछ वर्ड अभी बोल देते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो वो आपको आगे आएगा, अभी जैसे एक्सेलरेट बोल दिया, सब समझ में आएगा। यहीं से हमारे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कॉन्सेप्ट स्पीड का, ठीक है, एक होता है, इनसे रिलेट करते मत चलना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो पढ़ा दिया। ये 2 कॉन्सेप्ट हमारा जो है इसके बाद आते हैं, स्पीड और आपकी वेलोसिटी, ठीक है। 2 चीज़ें, स्पीड और आपकी वेलोसिटी, 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब देखो स्पीड क्या होती है, कुछ भी नहीं। स्पीड की आप डिफिनीशन लिखना, इट इज अ रेट ऑफ कवर्ड डिस्टेंस, इट इज अ रेट ऑफ कवर्ड डिस्टेंस इन यूनिट ऑफ टाइम, मतलब ये होता है सिंपल सा, इट इज़ अ रेट ऑफ कवर डिस्टेंस इन यूनिट ऑफ टाइम, मतलब किसी क्या कहते हैं आपके निश्चित समय में कुछ दूरी तय की गई है। ये आपका सिंपल सा क्या होता है, स्पीड, मतलब कितना चले हो, कहते नहीं कितना चले हो, कितनी आपकी स्पीड में, सिंपल सा ना, कितना चले हो, तो वही है कि कितनी दूर डिस्टेंस कवर हुई है। इट इज़ अ रेट ऑफ कवर डिस्टेंस इन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। वैसे ये क्या होता है, इट इज रेट ऑफ कवर्ड, यहाँ पर लिखना है केवल क्या, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ रेट ऑफ कवर्ड डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, इन आपका क्या, यूनिट ऑफ टाइम ना, इन पर्टिकुलर टाइम में कितना है, ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज अ रेट ऑफ कवर्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज अ रेट ऑफ कवर्ड डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, कितने टाइम में डिस्टेंस कवर्ड की, सिंपल सी। अब देखो वेलोसिटी जो है, इन दोनों में एक चीज़ समझना है, जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है ना, और ये जो आपकी क्वांटिटी है कैसी है, ये वेक्टर है, बिल्कुल ठीक है। यही चीज़ सेम आपकी किसमें थी, यही चीज़ आपकी सेम किसमें थी, आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थी। तो इनका जो फॉर्मूला है वो भी यहीं से आता है। क्या फॉर्मूला होता है इनका, सिंपल सा, जैसे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो भाई लेंथ है तो मीटर में होगी, इनकी क्या होगी, स्पीड जो इसको हम एस से दिखाएंगे, इक्वल आपका होगा d/t, यानी कि क्या हो गई आपकी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपकी हो गई मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ये होती इसकी यूनिट। वैसे से अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वो तो ये अभी आपके सिलेबस में इतना है नहीं, ठीक है, डायमेंशनल ये 11th में। उसके बाद जैसे आपका v है तो इसको हम दिखाते हैं s से डिस्प्लेसमेंट को अपॉन टाइम, तो इसकी भी यूनिट सेम मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी इनवर्स, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा। ये स्केलर क्यों होती है, क्योंकि इसके भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट है के उसके अपॉन में टाइम है, तो उसकी तो आपकी पर्टिकुलर एक डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन टाइम कुछ ना कुछ होगी, सिंपल सी, समझ रहे हो बात, मतलब उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट की होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। अब इनकी यूनिट भी हमने बता दी, बिल्कुल। अब देखो एक कन्वर्जन का मेथड होता है, वो भी याद रखना। मान लो कहीं आपको दोनों एसआई यूनिट है, किलोमीटर पर आवर भी एसआई यूनिट है, और आपकी कौन, आपकी मीटर पर सेकंड भी आपके एसआई यूनिट है, तो इनको चेंज करने का तरीका क्या है। मान लो आपको किलोमीटर पर आवर दिया है, तो उसको चेंज करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से, याद रखो आपका क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब इसको समझो बात, 5/18 से करना है मतलब क्या, आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, तो आपका क्या आ जाएगा, ये इक्वल में मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू आएगी। क्यों, अपॉन में 18 क्यों रखा, भाई बड़ी वैल्यू को छोटी बनाना है तो 18 रखोगे। यहीं अगर आपको इसको चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो, साथ साथ में नोट करते जाना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 18/5 से। अब यहाँ ऐसा क्यों हुआ, देखो भाई यहाँ पर बड़ी छोटी वैल्यू को बड़ी बनाना है किलोमीटर पर आवर में, तो सिंपल सामने ऊपर 18 को रख दिया, 5/18 बड़ी को छोटी बनाने के लिए और 18/5 छोटी को बड़ी बनाने के लिए। समझ में आ रही बात, बिल्कुल। अब इसके बाद यहीं से एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है जो कि कुछ नहीं है जाता, आपसे पूछ देते हैं स्पीड का एक क्या कहते हैं बड़ा फॉर्म, जैसे हमने पढ़ा भी मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर, वैसे स्पीड जैसे मान लो बहुत सारी स्पीड है, चेंजेस ऑफ स्पीड है, तो उनको क्या कहते हैं आप, एवरेज स्पीड, सिंपल सा है ना। टोटल आपने एक जर्नी कवर की, पहले 40 किलोमीटर में, बाद में 50 किलोमीटर पर आवर से आधी जर्नी, तो इनका जो टोटल है वो कैसे निकलेगा, तो एवरेज स्पीड से निकलता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है आपका होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की गई, कितनी दूरी है, अपॉन आप क्या लिख दोगे, टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, सिंपल सी बात है, ठीक है, टोटल टाइम टेकन यहाँ पर ऐसे आप लिख दोगे। पूरा दिखाई दे रहा है ना, ठीक है।
टोटल टाइम टेकन, बिल्कुल। अब देखो यही चीज़ अगर एवरेज वो पूछ दे आपसे वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में जो बहुत मेन चीज़ है, स्पीड और क्या कहते हैं आपके उसमें डिस्टेंस में, और आपकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में एक चीज़ देखना, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है ना, जैसे मान लो ये यहाँ पर स्पीड लिखी है तो यहीं पर डिस्टेंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो स्पीड है आपकी, वो जो डिस्टेंस, वो कभी भी निगेटिव जीरो नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होंगी, हमेशा याद रखना, हमेशा, बिल्कुल ठीक है। हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है। लेकिन जो आपकी वेलोसिटी है, या फिर वेलोसिटी के साथ जो लगाते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वो आपकी कैसी क्वांटिटी, वो हमेशा निगेटिव या हमेशा पॉजिटिव, मतलब क्या कहते हैं, निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और जीरो हो सकती है। तो यहाँ लिखोगे आप पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये पॉजिटिव को शॉर्ट में लिखते हैं, निगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है। अब समझो, अगर किसी के मन में आ गया सवाल कि ऐसा क्यों, डिस्टेंस जो है वो हमेशा बढ़ती है, डिस्टेंस जो है वो हमेशा बढ़ती है। मान लो अगर कोई मोशन है, नहीं तो डिस्टेंस तो जीरो होगी, लेकिन हम डिस्टेंस वगैरह की बात ही तब करेंगे जब कहीं मोशन होगा, ठीक है। हमको ऐसे बात ही नहीं करना, जब कहीं मोशन होगा तब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा बढ़ेगी, कभी घटती नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ कवर्ड है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकती है। अगर ये डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव होगी तो डिस्टेंस के अपॉन में टाइम है, वो आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है, ना स्केलर है ना वेक्टर है। तो डिस्टेंस अगर पॉजिटिव तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इसी से निकला हुआ है। वैसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा निगेटिव, पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है, तो वही हिसाब से वेलोसिटी भी होगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निगेटिव होता है ये समझो। मान लो आपने ये जो है रेफरेंस पॉइंट इसको माना, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट माना, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से जितना आगे आप जाओगे स्ट्रेट में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट होता है, इससे पहले लिखा था, तो ऐसे आप आगे जाते जाओगे पॉजिटिव चलेगी चीज़, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, लेकिन मान लो इसी पॉइंट से आप पीछे जाने लगे, तो आपको दिखाने के लिए कि हम पीछे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव लेते हैं, और वेक्टर ही में पॉजिटिव निगेटिव का खेल होता है। और मान लो यहीं पर रुके हुए हो तो आप जीरो हो, नहीं यहाँ पर रुके हुए तो जीरो, तब तो बात ही नहीं करना। मान लो अब 10 मीटर आगे वो, फिर 10 मीटर पीछे आ गए, इसमें डिस्टेंस 20 हो गई है, लेकिन ये अभी भी जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ना हो। पूछते हैं अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट किसी जर्नी का सेम है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो जीरो होगी, आराम से, ठीक, समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब इसके बाद आपका क्या आ जाता है, इसके बाद एक चीज़ आपसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो ठीक है, ये तो नोट हुआ। क्वेश्चन आपसे कहा है कि एक जर्नी की गई है, ठीक है, उसमें आपका कितना, उसमें आपकी वैल्यू है, जो आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि ये जर्नी हमने तय की है एक्स डिस्टेंस में, ठीक, ये की है। तो यहाँ ए से बी की बात हो रही, ए से बी जब गए आपसे कहने, तो उनकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, बिल्कुल कह दो ना एकदम, ठीक है। अब समझो इसके बाद जब ये लोग वापसी आए, यानी कि बी से ए जब आए, तब इनकी स्पीड, ट्रैफिक थोड़ा कम था, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, तो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से आई, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो आपसे ये पूछ दिया, ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, आपसे बस ये पूछ दिया है कि जो आपकी एवरेज स्पीड है वो कितनी है। सब लोग फॉर्मूला बताओगे एवरेज स्पीड का कितना होता है ना, जहाँ बैठो वहीं से बोलोगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, है ना, कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। बार बार फॉर्मूला क्यों लिखेंगे, जैसे याद हो जाए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल टाइम टेकन, ओके। अब समझो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, एक्स, और वापसी आएंगे तो फिर से एक्स, तो अपॉन एक्स, और एक्स कितना हो गया आपका, 2x, बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा समझो, यहाँ तक तो हो गया। नीचे क्या होता है, टोटल टाइम। तो भाई मान लो यहाँ से जाने में टाइम कितना लगा, t1, और आने में कितना लगा, स्पीड ज़्यादा है तो t2, भाई चेंज हो जाएगा ना टाइम। अब सबको पता है अगर स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम लगा होगा लौटते समय, बिल्कुल। लेकिन टाइम पता है क्या हमको, यहाँ पर टाइम पता है, नहीं पता। क्या पता है यहाँ पर हमको, डिस्टेंस पता है, ठीक है, और हमको स्पीड पता है। तो जो ये टाइम की चीज़ है, इसको हम क्या स्पीड में चेंज कर सकते हैं, सोचो जरा सा। भाई डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, बिल्कुल। और ये हमको डिस्टेंस पता है, मतलब पता नहीं लेकिन एक्स है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस से रिलेट करके ये हमको, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, नीचे भेज दें, तो ये टाइम की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई d/s, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, x/, जिसे मान लो पहले के जाते समय स्पीड कितनी थी, 40, तो ये टाइम को हम ऐसे नहीं लिख सकते। भाई हमको वेरिएबल 2 की जगह 1 करना है, 2 की जगह 1 वेरिएबल करना है, क्योंकि एक वैल्यू निकालनी। अगर एक वेरिएबल तभी एक वैल्यू निकलेगी, अगर 2 वेरिएबल है तो 2 वैल्यू चाहिए, तो हमको 2 सिस्टम 2 इक्वेशन चाहिए। यहाँ कहाँ 2 इक्वेशन बनेंगी, तो हमने 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल किया। तो पहले तो t1 के लिए हम रखेंगे कितना, यहाँ t1 + t2 होता, t1 के लिए आई x/240 वैल्यू, ठीक है,
और देखो, और बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 40 गए हैं 60 आए हैं, जोड़ो अपॉन 2 करो 50 आंसर आएगा। कभी नहीं, ऐसे कभी नहीं होता, ऐसे फिजिक्स काम नहीं करती। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। x अपॉन 60 यहाँ लिखा, ठीक है, ऐड किया, ऊपर 2x आया, ठीक है, नीचे आप इसको क्या, आप इसका वो ले सकते हो, बिल्कुल एलसीएम ले सकते हो। 40 और 60 का एलसीएम कितना, 120 होगा, ठीक है, 120 हुआ, ठीक है। यहाँ आपका कितना आएगा, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ कि नहीं, देखो ये कितनी 3 बार में जाएगा, यहाँ तक 3 लिखो, ठीक है। और यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 2, ये 2 में बार में जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ रही है, ये सब तो आपने नोट किया है, ठीक है, रफ कर दें, ठीक है। अच्छा, ये तो टोटल डिस्टेंस अपॉन ये याद रखना था, ठीक है। तो यहाँ 2x और नीचे कितना आया आपका 5x, बिल्कुल आया कि नहीं, ये आपका x और ये x होगा भाई। यहाँ पर आप जब करोगे तो ये x तो लगा ही रहेगा ना, तो यहाँ कितना आ गया आपका 5x, बिल्कुल। और अपॉन में कितना हुआ 120, बिल्कुल समझ में आ रहा कि नहीं। अब ये डिवाइड में होता है, ऊपर आके मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, x से x काट दो, आया 2/5 × 120, ठीक, बिल्कुल। अब 5 को इससे काटोगे कितना आएगा, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। आपका ये कितना आ जाएगा 5, सिंपल सा आप इसको सॉल्व करना, कुछ भी नहीं करना, या फिर इसको सीधा 240 करके अपॉन 5 करके सॉल्व कर दो, तो आपका 5 4 जा कितना होता है 20, ठीक है। अब कितना बचा, 8 बचा, तो 48 km/h आ गया। वैसे भी सॉल्व करना, इससे 0 लास्ट में रहता तो आसानी होती सॉल्व करने में, बिल्कुल। तो 48 km/h आया, लेकिन आपने क्या सोचा था, आपने सोचा था कि 50 आएगा, तो यही चेंज है, ठीक है, यहीं पर आपका चेंज है, तो ये कर लोगे ना। देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो 9th में हम नहीं बता रहे, क्यों, क्योंकि ये जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब लगेगा, यहाँ कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट यही था, इससे आप करोगे हमेशा, ठीक है। अब इसके आगे एक क्वेश्चन है, देखो उसमें थोड़ा सा अलग काम होगा, यहीं पर करते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन जो इसमें आपसे कहा क्या, देखो कहा है भाई साहब, ये जो है डिस्टेंस, ठीक है, इतना आपसे चले बता नहीं रहे हैं, यहाँ चले ये 50 से और यहाँ चले ये 20 से, ठीक है। यहाँ टाइम आपका लगेगा t, टाइम सेम ही लगा है, टाइम सेम ही लगा है, 50 किलोमीटर 20 km/h से चले, यहाँ 50 km/h से चले, ठीक है, कहने टाइम सेम ही लगा है, बिल्कुल। हाँ, यहाँ भी एवरेज स्पीड बतानी, कुछ और नहीं बताना, यही चीज़ बतानी है, ठीक है, बिल्कुल। आपसे कहने कि भाई देखो समझ में आ रहा, अगर यहाँ टाइम t से चलें, यहाँ भी टाइम t लगा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है आपकी डिस्टेंस कम होगी, पता है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। हमसे कहा एवरेज स्पीड निकालो, ठीक है, निकाल देंगे, एवरेज स्पीड निकालो, कह दो हाँ निकाल देंगे, बिल्कुल निकल जाएगी, ठीक है। अब आपको वो सब नहीं पता है, आपको क्या कहता है, डिस्टेंस नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। टाइम इक्वल है ये तो पता है, ठीक है, टाइम इक्वल है पता है, नीचे टाइम रख लेंगे, बिल्कुल। अब जो एवरेज स्पीड में आप देख रहे हो ना, यहाँ पर डिस्टेंस हमने x मान लिया था, ठीक है, आने और जाने की सेम थी। यहाँ पर अब की बार डिस्टेंस का थोड़ा लफड़ा है, नहीं पता है, बिल्कुल, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है उसका आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका स्पीड इंटू टाइम होगा। हाँ, यहाँ पर स्पीड की वैल्यू हमको 50 दी गई है, ठीक है। तो पहली जो डिस्टेंस है वो d1 मान लेते हैं, वो होगी आपकी कितनी 50 इंटू टाइम है अपना फिक्स, तो यहाँ पर d1 की वैल्यू आई। वैसे d2 जो है, देखो डिस्टेंस हमने बता दिया अलग होगी, क्यों भाई, ये 20 km/h से चला है, यहाँ पर 50 से, टाइम सेम ही लग रहा है, जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस कम होगी और ये डिस्टेंस आपकी ज़्यादा होगी, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 20 × t, बिल्कुल। अब फॉर्मूला रखना है, रख दो, ऊपर कितना आएगा 50t प्लस आपका 20t अपॉन कितना आपका आ गया, नीचे टाइम रखना था यानी कि 2t, सॉल्व किया आया 70t अपॉन आपका 2t, सॉल्व किया आपका कितना आ गया 35, ये आपका कितना आ गया, हाँ 35 ना, देखो 70/20 कितना 35 मीटर/सेकेंड, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात देखना, बहुत लोग कहेंगे अरे यहाँ पर तो वो चीज़ लग गई 50 + 20 ऐड किया अपॉन में 2 कर दिया, हर जगह नहीं लगेगी ना, यहाँ लग गई है। अच्छा एक चीज़ याद रखो, अगर डिस्टेंस सेम दे, अब चलो एक ट्रिक बता दे रहे हैं, अगर डिस्टेंस सेम दे तो आप ये चीज़ ना लगाना, लेकिन अगर टाइम सेम दे तो लगा देना, ठीक है। अब बता दिया देखो इतनी चीज़, लेकिन ज़्यादा नहीं बताना होता क्योंकि अभी आप लोग को पूरा सॉल्व ही करना है। अब इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है, क्या आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये क्या होता है, इसको देखना है। सिंपल सी चीज़ है, कुछ इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये पढ़ना है। अब यहाँ पर सबसे पहले बहुत लोगों के मन में, देखो 9th में आए हो मतलब कुछ चीज़ें या तो देखो आधे लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं, क्योंकि चीज़ें पढ़ाई जाती, लेकिन 9th से ये होता है कि आपको फाउंडेशन मजबूत करनी है, तो हर चीज़ों को अच्छे से डीप में समझना है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सबसे पहले मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, अभी बता रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों?
इसमें लिखा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जो आपका एक्सेलरेशन है वो आपका यूनिफॉर्म होगा, है ना, लेकिन जो आपका मोशन है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं, समझो मतलब। उससे पहले मतलब समझना अच्छे से, तो आपको एक्सेलरेशन जानना क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन सिंपल सा है, ऐसे मान लो आपके भाई लोग हैं तो वो गाड़ी चलाते होंगे, बिल्कुल, तो गाड़ी चलाने में क्या होता है, जब उसको तेज करना होता है तो उसको क्या करते हैं, क्लच को आपका क्या कहते हैं, वो जो होता है एक्सेलरेटर, उसका नाम ही एक्सेलरेटर होता है, आप समझो उसका एक्सेलरेटर नाम क्या होता है। उसको जब वो थोड़ा सा आगे करते हैं तो स्पीड बढ़ती ही नहीं बढ़ती, ठीक है। मान लो 20 मीटर से चलने, थोड़ी देर बाद तो क्या कि 25 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, फिर 30 हो जाती है, तो उससे क्या होती है, स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है पर सेकेंड, स्पीड बढ़ती, या फिर कहोगे वेलोसिटी, सबसे अच्छा टर्म जो है जो फिजिक्स की भाषा में वेलोसिटी बढ़ती है, हर सेकंड कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ती रहती है, समझ रहे हो। मान लो पहले 20 किलोमीटर पर सेकंड से चलना है, 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर आपका 21 किलोमीटर पर आवर से, एक एक सेकंड में बढ़ता जा रहा, तो क्या हो रहा है, एक एक सेकंड में एक एक वेलोसिटी बढ़ती जा रही, समझ रहे हो ना मतलब। तो उन चीज़ एक्सेलरेट हो रही, मतलब जो स्पीड है वो बढ़ रही है, तो किसी स्पीड का बढ़ना है ना, और किसी स्पीड चीज़ का घटना, वही आपके एक्सेलरेशन में आता है। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और मान लो कहीं वो क्या कहते हैं, जाम आता है तो धीमे से गाड़ी रोकनी पड़ती है, यानी कि आप का एक्सेलरेशन कम हुआ, इसके लिए दो नाम दिए गए हैं, एक डी एक्सेलरेशन और एक फेमस नाम है रिटार्डेशन, तो हम दोनों को देखेंगे, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है, उसमें एक बात जो है वो आप देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, सिंपल सा। उससे पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है जो आपकी है स्पीड चेंज हो रही, तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है उसकी एक यहाँ से डिफिनीशन आती है, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ओके। ये चीज़ समझ में आई कि आपका ये क्या होता है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट, क्या है, सिंपल सी चीज़ है। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया तो देखो, रेट जहाँ आ जाए, अगर आज से देखो अब 9th में आए हो तो रेट बहुत बार सुनने को मिलेगा, तो भाई 9th वाले बच्चों सिंपल से समझो, अगर रेट आ जाए तो रेट का मतलब है टाइम, रेट का मतलब है टाइप और चेंज, ठीक है। रेट का मतलब है टाइम और चेंज, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो इसको कैसे लिखना है, सिंपल सा है, आपकी जो वेलोसिटी है पहले कुछ थी और फाइनली कुछ हो गई है, तो इसमें होता है चेंज लिखना होता है फाइनल का पहले से, बाद में वेलोसिटी कुछ ही, मान लो आपने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी जीरो होती है ना, मान लो बाइक बस जस्ट स्टार्ट हुई है तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो हुई और फाइनल में जाते जाते 50 हो गई, तो आपको इसको ऐसे लिखना होगा v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v की मान लो अगर कुछ 50 है तो आप लिखोगे 50 माइनस जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो थी, अपॉन टाइम मान लो ये आपकी हुई है 5 सेकंड में, ठीक है। तो आपका ये आता है 50, है ना, अपॉन में 5 यानी कि 10 आया, बिल्कुल। अब देखो यहाँ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होता है, अपॉन में टाइम यानी कि मीटर पर सेकंड इनवर्स अपॉन सेकंड, यानी कि इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। समझे मतलब कि नहीं, हर सेकंड वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी चेंज पर सेकंड, इसलिए इसकी यूनिट ये होती है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं अच्छे से। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन भी आता है, इसी में एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि शुरुआत में आपकी जो स्पीड है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत में जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, 20, मतलब आपने कितने 20 सेकंड में कितना चला, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ऐसे आप चल रहे हो। और उसके बाद क्या होगा, देखो सिंपल सा समझना, शुरुआत में जो आपके है 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, कितनी देर तक चले, 20 सेकंड तक चले, ठीक है, 20 सेकंड तक चले, ठीक है। ये 20 मीटर पर तक चले, कब तक, 20 सेकंड तक, बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अच्छे से समझना, 20 मीटर चलने के बाद आपकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, 15 मीटर सेकंड हो गई, 15 मीटर पर सेकंड हो गई, कब, 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद आपकी कितनी होगी, 15 मीटर, ठीक, ये हुआ, ठीक है, सिंपल सा। तो आपको ये इसमें बताना, पहले तो आपसे पूछा एक्सेलरेशन पहले वाला बताओ इस वाले केस में, और दूसरा वाला एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, समझ रहे हो, सिंपल सा। पहले 20 मीटर पर सेकंड है, 20 सेकंड तक रही, फिर जो अगले 5 सेकंड उसमें आपकी होगी 15 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही बात कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रही। तो पहले वाले का केस देखो, वेलोसिटी कितनी है, 20। अब 20 जब आपको यहाँ से आपको जो केस दिया गया उसमें 20 है, मतलब आप स्टार्टिंग का केस क्या लोगे, आपको तो ये वाला केस अभी देखना, नीचे वाले को भूल जाओ, शुरुआत में ही आपको 20 दे दी, 20 सेकंड तक, ठीक है। मतलब शुरुआत में आप कितनी मानोगे, आपको दे दी है 20, यानी कि आपके लिए तो वो लास्ट है ना, जब तक इसको ना देखो, इसको ना देखो, तो ये जो वेलोसिटी आपके लास्ट है, तो इससे पहले आप कितनी मानते हो, जब कुछ नहीं दिया तो स्टार्टिंग वेलोसिटी आप 0 मानते हो। तो हाँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल थी 20 और इनिशियल आपकी 0 माना अपॉन टाइम,
यानी कि आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई, बिल्कुल आई, ठीक है। अब इसी के बाद देखो क्या हुआ, अब इसी के बाद सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जैसे यहाँ 20 मीटर पर 20 सेकंड लिखा तो यहाँ पर 15 कर लो, कुछ गलत नहीं, 5 से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सिमेट्री बनाने के लिए किया है। यहाँ 5 से भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी 5 से भी बता देंगे, लेकिन सिमेट्री के लिए केवल हमने 15 मीटर पर सेकंड आगे के 15 सेकंड के लिए ऐसा हुआ, सिंपल सा। तो उसमें निकालना, यहाँ पर केस देखो क्या हुआ। अब आप यहाँ से देख रहे हो तो आपका लास्ट ये है 15 मीटर पर सेकंड, लास्ट में आपकी वेलोसिटी इतनी है, लेकिन इससे पहले जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, इससे पहले भी तो कुछ थी 20। अब यहाँ पर 0 नहीं है इनिशियल को 20 मानो, लास्ट को आप किसको मानोगे, इसको, यानी कि इसको फाइनल। तो यहाँ पर जो निकलता है उसको आप AR कहोगे। यहाँ पर AR क्यों कहोगे वो अभी बताते, निकालोगे V माइनस U। अब जो V है ये आपका क्या है, ये फाइनल, और ये जो U है ये हो गया सिंपल सा, अपॉन में टाइम जितना दिया लिख देना। तो सिंपल से देखो इसमें कुछ भी नहीं है, V की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है, माइनस इनिशियल में कितनी थी 20, ठीक है, अपॉन कितना 15, सॉल्व किया आया माइनस का 5 अपॉन आपका 5 आपका 15, ठीक है, आया सॉल्व किया, आई वैल्यू माइनस का 1/3, यानी कि वैल्यू आ गई 0.-003 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस में वैल्यू आई है क्योंकि हमारी जो है एक्सेलरेशन कम हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन कम हुआ है सिंपल सा, इसलिए माइनस में दिखाने। कोई एक्सेलरेशन माइनस में नहीं होता, जैसे डिस्टेंस माइनस में होती वैसे ये सब माइनस में नहीं होता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए कि वो कम हुआ है उसमें माइनस लगाना जरूरी है। ये हमारा कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ माइनस में आई, अगर यहाँ पर देखो यहाँ 5 होता तो क्या होता, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता, ठीक है, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि चेंजमेंट दिखाना था थोड़ा सा, ठीक है, बस इसलिए किया। अगर यहाँ 5 करते तो सेम यही वैल्यू आती, बस माइनस में, ठीक है, वो भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब देखो जो रिटार्डेशन होता है उसकी सिंपल सी डिफिनीशन जो है उसमें जो है आपका पर्टिकुलर टाइम जब चलता जाएगा ना, इन इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इन चेंज ऑफ टाइम, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कम होता जाता है, उसी को रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसमें ये कहते हैं वेलोसिटी जो है वो घटती रहती है, सिंपल सा। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। अब देखो जो मोशन की सबसे ज़्यादा जान है जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ना, वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमारे न्यूटन भाई ने दिए वो कैसी हैं आपकी, वो हमेशा लगेंगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, समझ लो, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कभी चेंज ना हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है जो एक्सेलरेशन है आपका वो कभी चेंज ना हो। मान लो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, तो वही 5 मीटर पर सेकंड हर सेकंड बढ़ती रहे, वो घटे भी ना वो बढ़े भी ना, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए उन्होंने 3 दिए इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड और आपकी थर्ड, ठीक है, तीनों को लिखना है। फर्स्ट आपकी क्या है, अच्छे से देखना, v = u + at, ठीक है, u v और u और a से तो आप परिचित हो गए बिल्कुल, हर चीज़ से ज़्यादातर जान चुके हैं। दूसरी है ut + ½ at², बिल्कुल। तीसरी क्या है, v² = u² + 2as, इसके अलग अलग फॉर्म है, u को उधर भेज देते तो v² - u² = 2s, अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसको है, इनकी जो चीज़ें हैं इसमें 5 चीज़ें मेन हैं, पांचों को याद रखो आप ऐसे, u t ऐसे बनाते हैं ना, शॉर्टी फॉर्म में लिखें u t s a v। तो यहाँ से पढ़ने में आ रहा है क्या, उत्सव आ रहा है, इससे आप याद रख सकते हो केवल बस इसके लिए। u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, हमेशा याद रखना, u = इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। t अपना टाइम है, s अपनी डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना हमेशा डिस्प्लेसमेंट, कभी भी ये डिस्टेंस नहीं होती है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट, d से हमेशा डिस्टेंस दिखाएंगे। a अपना एक्सेलरेशन जो कि यूनिफॉर्म होगा, और v अपना जो है फाइनल वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी, ठीक। अब देखो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। अब ये जो इक्वेशन है ये हमेशा यूनिफॉर्म के लिए दिए न्यूटन ने, ठीक है, किसके लिए दिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो ये 3 इक्वेशन इनका बड़ा यूज़ है। अब इनका यूज़ कैसे है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। आपके ये 5 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ गायब कर देंगे और आपको निकालना होगा। अगर इनमें 3 चीज़ दी गई हो, कोई भी 3 चीज़, तो आप बाकी 2 को बड़े आराम से निकालोगे, ठीक है। तो चलो उसका क्या कहते हैं, आप तुरंत डेमो देखो, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। मान लो जो स्पीड है, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है किसी का, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, किसी बॉडी का इंक्रीजेस ऑफ अ बॉडी बाई 18 किलोमीटर पर आवर से
किसमें गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर से आपका 36 किलोमीटर पर आवर। कह दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पर आपसे बस सिंपल से ये पूछ दिया, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज किया है ऑफ अ बॉडी बाय 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर, ठीक है, तो आपसे पूछा है भाई इसका क्या कहते हैं, आपका बता दो डिस्टेंस। पहले तो इसने डिस्टेंस किया कितना ये बता दो, ठीक है, और आपका क्या इसमें बता दो सिंपल सा, ये एक्सेलरेशन किया है, ठीक है, 18 से कितना उतना, ठीक है। अब इसके बाद आपसे कहा है आपसे एक्सेलरेशन बता दो, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस फ्रॉम, अच्छा ये एक्सेलरेशन दिया होगा, ये स्पीड दी होगी, स्पीड आपकी इंक्रीज की, ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो यहाँ टॉपिक इसका जर्क का आ जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह क्या होगा स्पीड, स्पीड आपकी इंक्रीज हुई है, ठीक है, स्पीड समझ लेना। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करता तब भी एक क्वांटिटी आती, लेकिन वो आपके सिलेबस में भी दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, वो भी है वो 11th में। तो डिस्टेंस और आपका एक्सेलरेशन दो चीज़ निकालनी है, कह दो हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अब ये जो 18 से 36 किलोमीटर हुआ है इन 5 सेकंड, भाई कुछ टाइम में तो हुआ ही होगा, वो तो बताओगे कम से कम, ठीक है। हमने क्या कहा था, 3 चीज़ें दी होंगी, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले 18 से 36 किलोमीटर स्पीड हुई है, ठीक है, तो स्पीड जो है आपकी v, जो इनिशियल होती है उसको क्या कहते हैं u, तो u कितनी है 18 और v कितनी है, v आपकी कितनी है अच्छे से देखना, v है आपकी 36, ठीक है। अब यहाँ यूनिट लिखो चाहे ना लिखो, वहाँ तो दिख ही दिया। तो 18 और 36 से टाइम कितना है 5 सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब यहाँ एक चीज़ देख लो, u दिया है t दिया है, ये दो चीज़ें निकालनी है, हमेशा कहा था ना हमेशा यही होगा, 3 चीज़ें देंगे 2 निकालनी, ठीक है। कुछ आगे और ऐसे केसेस है जिसमें कहो तो 3 गायब करें, वो अभी तो नहीं करना है वो, ठीक है, वो अभी तो नहीं करना, शायद आप लोग के सिलेबस में इतना डीप है भी नहीं। अब यहाँ देखना अच्छे से, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कौन सा आप वो लगा के निकाल सकते हो, कोई भी लगा के आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ कितने लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी डिस्टेंस है और यहाँ पर भी डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देख लो, या यहाँ से डिस्टेंस निकालें या यहाँ से डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट समझ लो ना, यहाँ डिस्टेंस लिख दिया है, आपको अपने क्या कहते हैं अपने विवेक से ये समझना है कि अगर डिस्टेंस कहीं लिखा है क्वेश्चन में, मतलब जहाँ से हम पता करके आए, मतलब जहाँ से ये क्वेश्चन बना है वहाँ डिस्टेंस आपको दे सकते हैं, बिल्कुल भले मनी से बनाओ, लेकिन बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके एनसीईआरटी में जहाँ पर यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे। इसमें कंफ्यूज ना होना कि अरे डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है डिस्टेंस कैसे बताएं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना, क्या पता स्ट्रेट लाइन मोशन हो, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गई, बिल्कुल हाँ। तो अब इसमें आप एक चीज़ देख लो कि ए निकालने के लिए भाई मुश्किल हो जाएगी आपकी, क्या कहते हैं एस निकालने के लिए, क्योंकि हमको ए तो पता ही नहीं होगा चाहे कोई भी इक्वेशन लगाएं। तो पहले ए निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से, ए निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से, निकाला जाए चलो। तो वी की जगह क्या लिखना है, जो आपकी ये है, वी की जगह जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल 36 है, लेकिन क्या किलोमीटर पर आवर में लिखोगे, बिल्कुल नहीं, किस में लिखोगे आप इसको, मीटर पर सेकंड में। तो 36 का मल्टीप्लाई करो, देखा बड़े को छोटा करना है, तो 36 का मल्टीप्लाई करो 5.18 के, कितना आ जाएगा, करो यहाँ पर 36 का 5.18 कट हुआ आपका, कितना आ गया यहाँ पर 2 और ये 10 आएगा, वैसे वो 18 है तो हाफ करोगे 5 आएगा, 10 = 5 प्लस ए और ये 5 आपको दिख ही रहा है, यहाँ से ये 5 उधर जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कहीं पर भी आप रख के, कहीं पर भी रख के आप आराम से क्या निकाल सकते हो, एस निकाल सकते हो, तो हम लोग यहीं पर रख देते हैं, टाइम तो सब पता ही है ना, ठीक है। एस की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल डिस्टेंस जो है यू टी यानी कि 5 × 5 प्लस लगाना है हाफ, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 × 5, ठीक है। अब यहाँ आप देख लो ये कितना आएगा आपका 25, ये आपका कितना आएगा, यहाँ पर सब कुछ सही गया था ना, बिल्कुल ठीक है, देख लो 1 मिनट, ये आपका 5 ये उधर गया, ठीक है, ये नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना, ये 25 आएगा, ठीक है, ये कितना होगा आपका, ये आपका 5/2 होगा, ठीक है, इसको उधर भेजोगे आपका कितना हो जाएगा, आ ही रहा है समझ में, ये 75/2 हो जाएगा, कैसे समझ में आ रहा है ना, ये 5.2 होगा, ठीक है, ये 5 × 5 25 और ये 2 का ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 50 प्लस आपका कितना, ये 50 प्लस और आपका ये 5 है, 50 प्लस ये कितना 55/2 ये मीटर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके उसमें लिखना है तो लिख दो, इसमें तो कोई वो है नहीं ना, आपका ये आराम से सॉल्व करके भी जाएगा, 27.5 ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपकी कितनी आ गई, ये डिस्टेंस आ गई, अच्छे समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। अब एक केस है जो हमारा फ्री फॉल का, वो देखते हैं, और उसके बाद कोई चिंता मत करना, बहुत लोग सोच रहे होंगे ग्राफ नहीं कराया, इसके जस्ट बाद हम लोग ग्राफ समझेंगे। अब देखो जो केस किसका देखेंगे, फ्री फॉल का, और इसके बाद हम देखेंगे आपका फ्री फॉल के बाद हम कौन सा केस देखेंगे, इसके बाद हम बेसिक ग्राफ्स देखेंगे। तो समझो ये जो फ्री फॉल है आपका, फ्री फॉल जो है उसमें सिंपल सा होता है कि आप जो है आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो ग्रेविटी का होता है, और आप किसी चीज़ से गिर रहे होते हो तो उस समय फ्री फॉल लगता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो गिर रहा होता है और उसमें वेटलेसनेस की फीलिंग आती है, बिल्कुल। तो इसके लिए आप फिर ये लिखो, इसमें जो 3 चीज़ें हैं उत्सव,
और इसमें जो है आपकी जो मोशन है तीनों लग सकते हैं, क्यों? क्योंकि जी जो है उसकी वैल्यू फिक्स है, जो जी है अपनी गुरुत्वाकर्षण बल जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना। तो ये वैल्यू फिक्स है, इसलिए इसमें आप न्यूटन के लॉ लगा सकते हो, तीनों ना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, लॉ नहीं। अब देखो अगर इसमें फ्री फॉल में दो होते हैं, एक तो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड केस होता है, ठीक है। मान लो आपको 9.8 से कोई ऊपर भी फेंक दे तो वो भी आपका कैसा केस हो जाएगा, याद रखना, फ्री फॉल मतलब ऊपर भी जाना एकदम उसके ग्रेविटी के, उसमें कोई आउट फोर्स नहीं है, तो उसको आप कहोगे अपवर्ड, अगर कोई नीचे से ऊपर भेजे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो इसमें चीज़ें आपको देखना है, यू जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है, क्या निगेटिव ले तो क्या पॉजिटिव। आज से एक चीज़ याद रखो, और आपको यही अपने स्कूल का टीचर हो या कोई भी यही चीज़ लगानी, कोई कुछ कहे ना सुनना, केवल आपको लगाना है नीचे वाली चीज़ें निगेटिव होंगी और ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव होगी, बस। नीचे वाली चीज़ें क्या होंगी, निगेटिव, याद रखना, जो चीज़ नीचे जा रही वो निगेटिव, जो चीज़ नीचे जा रही वो निगेटिव। अब आपने किसी को ड्रॉप किया है डाउनवर्ड, नीचे आ रहा है ना, कोई चीज़ ड्रॉप हुई है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड तो यह उसमें जो स्टार्टिंग है, मान लो आपने यहाँ से किसी को ड्रॉप किया तो स्टार्टिंग उसकी वो यू की वैल्यू कितनी होगी, स्टार्टिंग में इनिशियल, यू माने इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। मान लो आप किसी चीज़ को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो, आप ड्रॉप कर रहे हो और वो जो नीचे जाएगा तो इस पॉइंट पे अभी तो रुका हुआ है ना, तभी तो ड्रॉप हुआ, तो ये पहले सबसे जीरो होता है। टाइम हमेशा निकालना होता, ना ये माइनस में होता ना प्लस में होता। एस जो है, आप किसी चीज़ को नीचे फेंक रहे हो तो एस जो है उसका नीचे तो दिख रहा है, एस जो है डिस्प्लेसमेंट उसका नीचे की तरफ हो रहा, तो ये माइनस होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है ये एक्सेलरेशन, ये कैसा होता है, ये भी माइनस होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है हमेशा अपने अंदर क्या कहते हैं, सेंटर के पास ग्रेविटी लगाती है, जो कि हम ऊपर से देखेंगे तो हमको नीचे ही दिखेगी। उसके बाद जो v है ये माइनस में मैक्सिमम होता है। क्यों? v है फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी का मतलब है ये इसे डाउनवर्ड मोशन, तो कोई पत्थर नीचे गिर रहा तो गिरने से जस्ट पहले, अगर गिर गया तब तो जीरो हो गई, वो केस ही नहीं लेना है। अगर गिर गई तब तो जीरो होगी, वो केस ही नहीं लेना। जस्ट गिरने से एक मतलब जस्ट गिरने से पहले, कोई टाइम नहीं देते, 1 सेकंड 0 सेकंड कुछ नहीं, जस्ट गिरने से पहले वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और वो माइनस में होगी क्योंकि वो भी नीचे है। आप अपवर्ड के केस में आ जाते हैं। अपवर्ड के केस में आपने फेंका है, आपने मतलब समझ लो ऊपर से छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन अब नीचे से फेंका है, तो यहाँ पर फेंका है ना नीचे से, देखो थोड़ा सा अब्जर्ड केस लगता है ना, समझ में नहीं आता कि यहाँ से फेंका तो उससे पहले भी तो होगी, लेकिन वो कहीं नहीं रहे आपके हाथ की बात, वो कह रहे जब फेंक दिया गया तब की बात करो। तो फेंका गया तो स्टार्टिंग में आपकी जो है यू जो होगी वो मैक्स होगी वैल्यू, ठीक है, स्टार्टिंग में ना ये रहता है कुछ, ठीक है। इसके बाद क्या, जब आप फेंकते हो ऊपर कोई चीज़ तो ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो धीरे धीरे होता है। फिर जैसे बॉल फेंकी हमने कभी, तो एक पॉइंट होता है जहाँ बॉल की वेलोसिटी जीरो होती है और फिर वो नीचे आ जाती है, ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। तो फाइनल जीरो हो जाती। अब टी जो है वो हमको निकालना पड़ता, टी ना माइनस में रहता ना प्लस में, तो उसमें ये लगाओगे। एस जो है आपकी बार कैसा हो जाएगा, आपकी बार ऊपर जाना है और ऊपर सब पॉजिटिव मानना, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हमेशा इसकी वैल्यू, ठीक है। अपवर्ड के लिए बोल रहे हैं, यहाँ के लिए नेगेटिव। अब जो ए है, ए जो होगा वो माइनस जी होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यहाँ ए में बात आती है, बहुत लोग यहाँ पर प्लस जी लगाने वाले होंगे, लेकिन कभी नहीं लगाना। क्यों? चाहे ऊपर का मोशन हो चाहे नीचे का मोशन हो, जो ग्रेविटी है, जो अर्थ है, वो तो सबको अपने पास खींचेगी ना। तो कोई भी मोशन हो, कैसा भी मोशन हो, जी की वैल्यू हमेशा निगेटिव ही होगी, हमेशा याद रखो। क्यों? चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड हो, कोई मतलब नहीं। कोई चीज़ ऊपर जा रही है लेकिन उसको जी तो हमेशा अपनी तरफ खींचेगा ना, और कोई चीज़ नीचे जा रही है तो उससे कहेगा हाँ आराम से नीचे आ जाओ, ये होता, ठीक है। तो जी जो है वो हमेशा आपको अट्रैक्ट करेगा, हमेशा डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अर्थ क्या हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस में और सेंटर में हमको खींचा जाता, तो सेंटर नीचे तो हुआ सरफेस से, बस। अब इसके बाद चलो ये क्या, यहाँ पर लिखना है ना माइनस जी, ठीक है। और ये जो है ये आपका हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद जो वी है, वी की वैल्यू हो जाती है जीरो। क्यों? मान लो सबसे फाइनल में क्या कहते हैं, आपने फेंका, सबसे फाइनल में जाके कहीं रुकेगा, वही तो फाइनल होगी ना, वहाँ उसके बाद हमसे मतलब नहीं नीचे आ रहा कि नहीं, तो वो आपकी क्या होती है, जीरो हो जाती। अब इसी में एक क्वेश्चन देखो आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह दिया ये हमने एच हाइट से किसी को फेंक दिया 120 में ना, 120 की हाइट है इसकी, 120 मीटर की एच, नीचे फेंका है, ड्रॉप किया है नीचे, याद रखना, ड्रॉप किसी को फेंक दिया या किसी पत्थर को फेंक दिया, ठीक है। तो आपसे पहले कहेंगे टाइम बताओ, फिर कहेंगे वेलोसिटी बताओ फाइनल, ठीक है। ये कहा है सिंपल सा, ऊपर से नीचे फेंकता है, देखो इसमें मैक्सिमम होती है इसलिए वेलोसिटी पूछी, वो भी फाइनल, वी का मतलब फाइनल। टाइम निकालना, कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और देखो, ये ना कहना केवल 2 चीज़ें दी गई हैं, मतलब क्या कहते हैं केवल यही दिया गया है, अरे ये दिया गया इसके साथ 2 चीज़ें और दी गई हैं। अगर ये यहाँ से ड्रॉप हुआ तो यू की वैल्यू 0 मान लो, और जी यहाँ पर हमेशा जी पता होगा, जो ए मतलब एक्सेलरेशन हमेशा पता होगा माइनस जी। सेकंड इक्वेशन लगाओ, क्या निकालना है हमको, टाइम। सेकंड इक्वेशन लगाओ, आराम से आएगी, देखो सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस की पता नहीं, एस की -20। अब ये माइनस क्यों भाई, नीचे की तरफ आ रही है ना ड्रॉप, तो ये माइनस लिखो, ठीक है।
यू की वैल्यू कितनी है 0, बिल्कुल, तो ये पूरा 0 हो गया। अब ये ए जो है ए, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन क्वेश्चन में जब तक ना कहा जाए -10 ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों? कैलकुलेशन आसान करने के लिए -10। अब टाइम निकालना है, यहाँ पर टाइम का स्क्वायर कर दो, बिल्कुल। यहाँ से ये कटेगा, कितना आ जाएगा माइनस का आपका 5, बिल्कुल आएगा कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ हो गई। अब इसको यहाँ लाओगे तो ये कितना होगा, इसको यहाँ सीधा सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 टू आपका कितना होगा 10 होगा, फिर आपका 24, ठीक है, माइनस का है ये, याद रखना, ठीक है। और ये चीज़ भी यहाँ पर माइनस के भी हटी नहीं है, तो 24 माइनस का इक्वल हुआ माइनस का आपका 5t² है ना। ये 5 तो कट गया ना, ये कट गया, लेकिन माइनस का साइन अभी भी है, माइनस से माइनस कट गया, अब ठीक है, अब कट गया। तो t² की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी कितनी, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा 6 इंटू 4 आपका कितना होगा 24, 6 इंटू कितना आपका, हाँ ठीक है। तो इसको सीधा वो करोगे तो आपका 2√6 आ जाएगा। भाई इससे एक 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 2 इसमें बनेंगे कि नहीं, 2 6 है आपका, कितना आ जाएगा 8 3 24 होता है कि नहीं, तो 2 2 2 3 बार बनेंगे, तो 2 2 हमने बाहर ले लिए पेयर बना के, और आपका क्या गया। अगर किसी को दिक्कत होती है ऐसे हुआ है, देख लो, 2 इंटू 2 इसको तोड़ोगे इसके किसके फैक्टर में, तो ये 2 बाहर आएंगे और ये 2 इंटू 3 6 अंदर ही रह जाएगा। पेयर में हमेशा अंडर रूट से चीज़ें बाहर आती हैं, ठीक है। अब 9th में हो तो हर चीज़ अभी डीप से बतानी पड़ेगी, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आपका टाइम कितना है, ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका जो है t इतना आ गया। अब यहाँ पर माइनस आना चाहिए, स्क्वायर हटा है ना, बहुत लोगों के मन में आएगा 9th से पता चल जाता है माइनस प्लस क्यों होता है, लेकिन भाई टाइम कहाँ माइनस होता है, अभी तो नहीं है माइनस ना, ये कुछ जो एक्स्ट्रा केसेस है वो हम लोग क्या कहते हैं हायर क्लासेस में देखेंगे। आया ये टाइम, अब ये टाइम आया है भाई, कौन सी इक्वेशन, पहली इक्वेशन लगा दो v = u + 80 और आराम से सॉल्व कर दो, v = 0, ठीक है, 0 लिखा, ठीक है, प्लस माइनस का 10 और आपका कितना 2√6 लगा दो, तो आपकी v की वैल्यू माइनस में मैक्सिमम, देखो माइनस में मैक्सिमम आनी चाहिए, तो 20 माइनस का √6 आ जाएगी आपकी किसमें, मीटर/सेकंड में। आया आराम से। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ के सारे केसेस देखेंगे 9th में जितने भी हैं। अब देखो हम ग्राफ पढ़ने वाले, ठीक है, तो 2 तरह के आपके ग्राफ हैं, एक तो ST ग्राफ है, एक VT ग्राफ है। इन सबसे पहले आप देखेंगे कि ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ आपका रहता है जो x और y फॉर्म में रहता है, ठीक, बिल्कुल। इसमें होता क्या, हम लोग चीज़ें दिखाते हैं x और y कंपोनेंट में, ठीक है। भाई यहाँ पर आपका क्या होगा x और ये y, ठीक है, ये चीज़ रहती है। तो यहाँ पर एक जो ग्राफ से सबसे मेन चीज़ मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं स्लोप। स्लोप किसी एंगल पे होती है, बिल्कुल, ये भी न्यूटन ने बताया था, ये कैलकुलस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ना, वहीं से आता हूँ। तो ये जो आपका थीटा होता है, ठीक, ये जो थीटा होता है, आप देखोगे मान लो ये यहाँ पर x1 है और यहाँ पर ये x2 है, बिल्कुल ये दूरी। वैसे यहाँ पर ये कितना आपका y1 है और ये आपकी जो चीज़ है ये आपका क्या है y2 है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं tan थीटा, जो आता है y2 - y1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी डीप आप 11th में पढ़ोगे अच्छे से। या फिर इसको लिखते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन ये, इस चीज़ को कहते हैं हम लोग स्लोप, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और ये जो चीज़ है ये जो स्लोप चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका किससे, क्या कहते हैं, आपके ग्राफ से। ये स्लोप को अच्छे से समझो। tan थीटा को से इसको क्यों दिखाते हैं, अगर किसी को डाउट है, भाई देखो यार ये बेस है और ये आपका क्या, समझ लो ना, ये हाइट है और आप ये बेस है, तो हमने हाइट अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखा है ना, ये सब चीज़ें इस हिसाब से ऐसा फॉर्मूला आया है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत हमको क्यों है वो समझो। यहीं से हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ की सारी चीज़ों को देखेंगे, बिल्कुल। तो अब देखो 3 तरह के ग्राफ देखेंगे, मतलब समझो 3 तरह के हम केस देखेंगे और 2 तरह के ग्राफ देखेंगे। पहले का नाम क्या था, ST ग्राफ, और दूसरे का, ये चीज़ नोट करनी है, ठीक है, इसको साइड में नोट करके पूरा रखना है, तभी तो समझ में आएगा। हमारे पास इतनी जगह है तो उस हिसाब से हम लोग को रफ करना पड़ता है। पहला केस होगा रेस्ट का, दूसरा होगा यूनिफॉर्म मोशन का, कहो हाँ यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन, और लास्ट केस होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। 3 केस, ठीक है। अब इसमें जो हम ग्राफ देखेंगे तीनों में, वो कौन से ग्राफ होंगे, वो आपके ग्राफ होंगे कैसे, ST का ग्राफ होगा पहले, ST का ग्राफ ये ऐसे होगा, ठीक है। अब ST का ग्राफ जो है उसकी भी कुछ स्लोप होगी, जो स्ट्रेट लाइन गई थी वो स्लोप थी, हर बार स्ट्रेट लाइन भी नहीं होती। पहला जो होगा रेस्ट पोजीशन में, यहाँ पर आपका टाइम होगा, और एक चीज़ अब यहाँ से याद रखना है, S और T का जो ग्राफ है वो हमेशा आपको क्या देगा, वेलोसिटी। S और T की जो स्लोप है वो हमेशा आपको क्या देगी, वेलोसिटी। समझना अभी क्यों। और जो वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ है वो हमेशा आपको देगी एक्सेलरेशन, वो भी समझना क्यों, ठीक है। पहला फॉर्म क्या है, रेस्ट का। रेस्ट मतलब जो वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, कोई मोशन नहीं है, तो इसको आप लोग ऐसे बनाते हो, ठीक है, ऐसे बनाते हो। अब इसकी देखो इसका मतलब समझना तो सिंपल सा समझो,
भाई ऐसे यहाँ पर कितना ये S1 और यहाँ पर कितना S1, ठीक है। हमने क्या कहा था, इसको अपॉन ये रखना होता टाइम, यहाँ पर टाइम था T1 और यहाँ पर था टाइम 0, बिल्कुल था नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप रखोगे यही हमारा जो स्लोप है, स्लोप हमको निकालनी है, स्लोप यानी कि tan थीटा निकालनी, निकालो, ठीक है। इससे इसको हटाते थे, ठीक, बिल्कुल हटाते थे कि नहीं, ठीक है। तो S1 ये फाइनल है, इनिशियल है, S1 माइनस S1 करोगे अपॉन T1 फाइनल माइनस इनिशियल 0 करोगे, ऊपर 0 नीचे कुछ नहीं, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है, यही तो वेलोसिटी होती थी, वेलोसिटी 0, मतलब यहाँ से प्रूफ हुआ कि नहीं, ये चीज़ प्रूफ हुई कि नहीं कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट इसलिए होता है, ठीक है। और एक बात होती है, अगर मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई ग्राफ है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 मानी जाती है, पहला केस, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है, ये देखो, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट आया आपका T1, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका S1, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई ग्राफ आया T2, तो आपका ये क्या बनेगा X2, समझ लो। अब यहाँ पर कोई ग्राफ आया आपका ये T3, तो यहाँ पर आपका बनेगा S3। तो इनसे जो आपकी वेलोसिटी निकलेगी यहाँ 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 हर जगह आपकी ये क्या निकलेगी, इक्वल निकलेगी, समझ लो। ये आपकी जो है ये V1 यहाँ होगी, मतलब यहाँ पर हर जगह V होगी, चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना टाइम कवर करें, मान लो यहाँ पर 5 किया, यहाँ पर 10 मीटर चले, यहाँ पर 10 सेकंड में यहाँ पर 20 मीटर चले, तो ये ग्राफ आपको अच्छे से दिखाएगा कि 5 10/5 कितना 2 हो रहा है, और ये आपका 20 ये आपका 10 कितना 2 हो रहा है, और ये आपका 3 यहाँ पर क्या होगा 15 होगा, 15 अब यहाँ पर आपका कितना होगा 10 20, और ये आपका 30 होगा, ये आपका कितना 2 होगा। तो ये ग्राफ जो ये आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाता है, सिंपल सा, तो इसके लिए ये ग्राफ हुआ। अब जो अगला ग्राफ है वो ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म का, ये भी एस ओ टी का है, ये ऐसे टी का था, वैसे ये भी एस ओ टी का होगा। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। एक चीज़ और देखना, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म आ गया ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है बढ़ रही है। अब ये बढ़ती घटती क्यों, ये अगर किसी को समझना, जरा सी चीज़ें, आपके पास कोई भगोना है या फिर बाउल है, जब जब बाउल का मुंह ऊपर होगा तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब जब बाउल का मुंह नीचे होगा तो वेलोसिटी घटेगी, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ देख लो बाउल का ये आधा हिस्सा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब जो आपका कोई कटोरा है उसका ये मुंह ऊपर जा रहा है, तो मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, और यही नीचे जाए यानी कि बाउल ऐसा हो जाए, ऐसा, तो आपकी वेलोसिटी कैसी घटेगी, ठीक है। बस इतना सिंपल सा, दिख भी रहा कोई चीज़ नीचे जा रही मतलब घट रही, और कोई चीज़ ऊपर जा रही बढ़ रही। यहाँ पर देखो क्या होगा, मान लो यहाँ पर ये चीज़ इतनी है तो यहाँ पर ये इतना बड़ा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर इतनी आई तो ये चीज़ इतना बड़ा, तो यहाँ पर गैप जो होता है ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर ये चीज़ इतनी आई तो ये इतना बड़ा, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं रह पाती, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यहाँ 5 सेकंड में यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका 5 ही बढ़ा, और यहाँ 5 सेकंड में कहो तो 15 बढ़ जाए, ये सिंपल सा ऐसा होता है। और ये जो होता है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी होता है, अगर ये बहुत ऊंचा चला जाए वो अलग चीज़ है। एक्सपोनेंशियल होता है कि 10 के बाद 20 बढ़ा, 20 के बाद 40 बढ़ा, फिर 80 बढ़ा, फिर 160, इसको एक्सपोनेंशियली कहते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में बढ़ना। समझ में आया ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद रेस्ट का ग्राफ अगर हम वी टी का देखें, अब वी टी ग्राफ आ गया, देखो वी टी ग्राफ रेस्ट में है कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मन से सोचो अपने, होगी कोई चीज़ रेस्ट में तो 0 होगी, यानी कि वेलोसिटी का ग्राफ कभी बढ़ेगा ही नहीं, हमेशा 0 रहे, ये होगा ग्राफ, वेलोसिटी हमेशा 0। भाई यहीं पर तो वेलोसिटी 0, ये ग्राफ हो, इतना आसान सा, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कह दे आपसे यूनिफॉर्म मोशन, इसका ग्राफ क्या होगा, बनाओ यहाँ v और यहाँ पर आपका t, यूनिफॉर्म मोशन मतलब भाई मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही, एक्सेलरेशन 0। क्या बताया था, 0 के लिए हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल, बन गया, खत्म बात। अब ये आखिरी वाला केस जो है इसमें कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखना, v और t नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से एक्सेलरेशन आएगा वो तो आपका कांस्टेंट रहेगा ना, समझ लो। तो ये चीज़ आपकी स्टेट हो गई। अगर कहीं नॉन यूनिफॉर्म आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाए, मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, वो आपके केस में अभी है नहीं, उसको जर्क कहते हैं, वो अभी है नहीं। उसमें क्या होता है कि पर सेकंड एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, वो अभी नहीं है, यहाँ तक आपके ग्राफ है, ठीक है। अब देखो आपको ये चीज़ तो समझ में आई अच्छे से। इससे मतलब एक थोड़ा सा टॉपिक और जो आपके पूछा नहीं जाता, उसको हम थोड़ा सा यहीं पर बता देते हैं, वो होता है आपका सर्कुलर मोशन का टॉपिक। क्या होता है, कोई बॉडी जो होती है, ये बहुत अभी सिलेबस में बहुत कम है, लेकिन आप समझ लो क्या होती है, कोई बॉडी जो होती है वो सर्कुलर मोशन कर रही होती है, उसके ऊपर जो आता है, जैसे मान लो ये ए से आके ए पर ही आ गई, तो इसके कुछ केसेस है, बस देख लो। मान लो कोई बॉडी ए से चली और वो ए पे ही आ गई, ठीक है, तो पूछते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कितना बताओगे, उसका डिस्प्लेसमेंट है 0, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट 1 है। पूछते हैं डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस हो गई 2πr।
और कोई पूछ ले डिस्टेंस के बाद पूछ ले स्पीड कितनी है, 5 सेकंड चला है वो, तो 5 सेकंड तो डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड 5 सेकंड करोगे स्पीड निकल आएगी। तो ये सर्कुलर मोशन में चीज़ें हैं केवल सी। अब सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन और जो आ सकता है आपको ओलंपियाड वगैरह में कि सर्कुलर मोशन होता किसकी वजह से, तो आप लिखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, बस इतना, सेंट्रीपिटल फोर्स, इतना याद रखना। बाकी सर्कुलर मोशन कुछ इतना खास टॉपिक नहीं है। तो देखो आज हमने क्या किया है, अभी तक हमारा 11th का चल रहा था लेक्चर्स ना सारे, हम लोग उसमें 8 चैप्टर तक पूरा कर चुके हैं, है ना, आपका कहाँ ग्रेविटेशन तक। लेकिन हमने सोचा अब 9th वाले जो फाउंडेशन बेस लाना जरूरी है, तो हमने आज से न्यू डाली है 9th क्लास की। आज से हमने पहला चैप्टर चालू किया, वो भी फिजिक्स को उठाया क्योंकि सबसे अच्छा सब्जेक्ट समझने में आता है, ठीक है। इसके बाद हम केमिस्ट्री और बायो वगैरह भी करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके 9th क्लास में दोस्त हैं, जितने भी आपके आसपास हैं, उनको शेयर करो ये, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन देना वो भी लिमिटेड टाइम में, ये बहुत बड़ी बात है आजकल। यही चैप्टर आपके स्कूल वाले हफ्ता भर चलाएं और कहो तो सारे कॉन्सेप्ट भी ना बताएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को आपको शेयर करना है लगातार। तो इसको पूरा शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो, डिस्कशन करो, डिबेट करो। इससे क्या होता है, नॉलेज का जब आदान प्रदान होता है, कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है, तो नॉलेज बढ़ती है, कभी भी घटती नहीं है। पढ़ाई करते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।